पीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिवीजन हम कर रहे थे। इंश्योरेंस क्लेम ब्रांच, बीआरएस, सिंगल एंट्री सिस्टम, कंसाइनमेंट, ये सारे चैप्टर के रिवीजन वीडियो मैंने अपलोड किए। इन सारे ही वीडियोस में एक चैप्टर का नाम कंसिस्टेंटली आ रहा था, जो बच्चे चाह रहे थे कि अविनाश सर आप इस पे एक रिवीजन वीडियो बनाओ, सो दैट हम लोग एक बार अच्छी तरीके से फटाफट इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सके। तो ये चैप्टर क्योंकि बार बार बच्चे बोल रहे थे, तो आज मैं इस चैप्टर पे आपके सामने रिवीजन वीडियो लेकर आ रहा हूं। चैप्टर का नाम है हायर परचेज। इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेटिव टर्म हायर परचेज चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन देता है एग्जाम में। हायर परचेज चैप्टर जो आपका लीज वाला चैप्टर है, लीज वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, आप समझ लो ये और हायर परचेज चैप्टर एग्जाम में ऑल्टरनेटिवली पूछे जाते हैं। एक टर्म में आपको लीज दे देगा, एक टर्म में आपको हायर परचेज दे देगा, क्योंकि दोनों की अकाउंटिंग जो है वो काफी सिमिलर है। तो एक टर्म में आपको दे देगा लीज, एक टर्म में आपको दे देगा हायर परचेज। तो हायर परचेज एग्जामिनेशन वाइज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑलमोस्ट 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल जाता है हर ऑल्टरनेटिव टर्म में। तो आज हम लोग इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे, अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे। फिर दिसंबर 25, जून 25 में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम आपके साथ सॉल्व करेंगे, सो दैट एक बार प्रॉपर रिवीजन आपका हो जाए। हायर परचेज चैप्टर की अगर बात करूं तो ये चैप्टर टोटल 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला पार्ट है हायर परचेज से रिलेटेड कंप्यूटेशन, कैश प्राइस का कैलकुलेशन, इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट की अमाउंट का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन। ये सारे कैलकुलेशन इंस्टीट्यूट आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना के देता है 7 मार्क्स का, जो आपको कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। कभी कभी 2 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग अ बड़ा क्वेश्चन, 2 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दे दी और आपको बोला कैश प्राइस वगैरह कैलकुलेट करके दीजिए। दूसरा पोर्शन होता है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शन। जो हायर परचेजर है, हायर वेंडर है, वो किस तरीके से यहां पर अकाउंटिंग करेंगे, वो हमें दूसरा पार्ट पूछा जा सकता है। तीसरा पार्ट होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीपोजेशन का। अगर हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता तो हायर वेंडर के पास एक राइट है कि वो एसेट को वापस रीपोजेस कर सकता है। ये जो हायर वेंडर एसेट रीपोजेस कर सकता है, इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ये हमारा तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का। एग्जाम वाइज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फर्स्ट पार्ट, कंप्यूटेशन। मतलब आप देखोगे 5 में से 4 बार अगर हायर परचेज का क्वेश्चन जो आ रहा है वो आप देखोगे इसी कंप्यूटेशन वाले सेक्शन से आ रहा है, और एक बार जो एग्जाम में आ रहा है वो रीपोजेशन वाला पार्ट आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट पार्ट रीपोजेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 2 पार्ट अगर अच्छे से आपने कर लिए तो हायर परचेज के क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हायर परचेज का रिविजन। हायर परचेज के ट्रांजैक्शन में आप जानते हो 2 पार्टी होता है, एक होता है हायर परचेजर, एक होता है हायर वेंडर। जिस पार्टी को एसेट परचेज करना है, एसेट परचेज करना है, उसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेजर। ये एक बिजनेस एंटिटी है जिसको बिजनेस में कोई फिक्स्ड एसेट चाहिए, बट इसके पास अभी अपफ्रंट उतना पैसा नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा देकर, कैश देकर वो फिक्स्ड एसेट खरीद सकती है। तो इसके लिए ये हायर परचेज ट्रांजैक्शन में जाती है, जहां पर ये हायर वेंडर से एक एसेट परचेज करती है, हायर वेंडर से एसेट परचेज करती है और उससे बात करती है कि इस एसेट का जो टोटल पेमेंट है, जो दाम है, जो अमाउंट है, जो कॉस्ट है, वो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करेंगे। हायर वेंडर बोलता है ठीक है, कुछ पोर्शन ऑफ द कॉस्ट जो है आप इमीडिएटली अभी पेमेंट कर दो, जिसको हम लोग डाउन पेमेंट बोलते हैं। बाद बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट, आप ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 ईयर, जैसा भी आपको मेरे से अरेंजमेंट करना है, आप अरेंजमेंट करके बचा हुआ पैसा विद इंटरेस्ट धीरे धीरे पेमेंट कर देना। तो जो पार्टी हायर परचेज में एसेट खरीदता है उसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेजर, और जो पार्टी हायर परचेज में एसेट अपना बेच रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हायर वेंडर। हायर वेंडर जनरली एक फाइनेंस कंपनी होती है, फाइनेंसिंग का धंधा होता है इनका। अगर एंटिटी खुद से पैसा देकर एसेट नहीं खरीद पाती है तो ये एंटिटी के लिए एसेट परचेज करके एंटिटी को देती है, और एंटिटी को बोलती है जो इस एसेट का कॉस्ट है अलोंग विद इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे पेमेंट कर देना। तो जो एसेट खरीद रहा है वो परचेजर, जो एसेट बेच रहा है वो वेंडर। इस ट्रांजैक्शन में होगा क्या, हायर परचेजर और हायर वेंडर आपस में एक अग्रीमेंट करेंगे हायर परचेज का।
इस एग्रीमेंट के तहत हायर वेंडर एक एसेट देगा हायर परचेजर को, एक एसेट देगा, एक एसेट बेचेगा हायर परचेजर को, और हायर परचेजर इस एसेट का जो पेमेंट है वो करेगा। कैसे? कुछ पोर्शन ऑफ द पेमेंट वो इमीडिएटली करेगा एसेट की कॉस्ट का, जिसको हम डाउन पेमेंट बोलेंगे, और बाद बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो ओवर अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे चुकाएगा अलोंग विद इंटरेस्ट। तो पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन इंस्टॉलमेंट, तो जो भी एसेट का कॉस्ट था वो पेमेंट करेगा हायर वेंडर को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन इंस्टॉलमेंट। दो पार्ट में पेमेंट करता है। पहला पार्ट होता है जो इमीडिएट पेमेंट होता है, जिसको हम डाउन पेमेंट बोलते हैं। बाद बाकी बचा हुआ अमाउंट विद इंटरेस्ट धीरे धीरे पेमेंट करता है, जिसको हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, हायर परचेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि हायर परचेजर जो है उसको एसेट की लीगल ओनरशिप तभी मिलेगी जब वो सारे के सारे इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट कर देगा। क्योंकि हायर परचेजर धीरे धीरे पेमेंट कर रहा है, तो हायर वेंडर इमीडिएटली जब एसेट बेचता है तो उसका लीगल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता, टाइटल ट्रांसफर नहीं करता। वो बोलता है हायर परचेजर आप धीरे धीरे मेरे को पेमेंट करो, जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाओगे सारा पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसके बाद लीगल ओनरशिप ऑफ द एसेट आपके नाम कर दूंगा। तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होता है उसका पेमेंट जैसे ही आप करोगे, लीगल ओनरशिप ऑफ द एसेट भी आपको ट्रांसफर कर दी जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेज ट्रांजैक्शन। तो दो पार्टी हो गया, एक हो गया हायर परचेजर जो एसेट खरीद रहा है, एक हो गया हायर वेंडर जो ये एसेट बेच रहा है। अब हायर परचेज ट्रांजैक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला वर्ड जो आता है वो होता है कैश प्राइस ऑफ द एसेट। कैश प्राइस ऑफ द एसेट मतलब अगर ये एसेट आज आप खरीदते पूरा का पूरा अपफ्रंट कैश पेमेंट करके, आप गए सप्लायर के पास, आप गए मशीन के वेंडर के पास, आपने उसको बोला मेरे को ये एसेट खरीदना है, उसने बोला 50 लाख रुपया, आपने उसको 50 लाख रुपया दिया, एसेट खरीद लिया। अगर आज आप एसेट फुल का फुल पेमेंट करके आज ही खरीदना चाहते हो तो जो प्राइस पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं कैश प्राइस ऑफ द एसेट। ये क्योंकि आज खरीद रहे हो, आज ही पेमेंट कर रहे हो, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये विदाउट इंटरेस्ट एसेट का रियल कॉस्ट है जो एसेट खरीदने के लिए आपको सप्लायर को देना पड़ेगा। तो कैश प्राइस ऑफ द एसेट हो गया, इट रेफर्स टू द प्राइस दैट इज टू बी पेड इफ एसेट इज अक्वायर्ड बाय मेकिंग फुल अपफ्रंट कैश पेमेंट। इट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन टुडे। आज के दिन एसेट का फेयर वैल्यू है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हायर परचेज प्राइस। क्योंकि हम एसेट आज पूरा पेमेंट करके नहीं खरीद रहे हैं, हम हायर परचेज सिस्टम पे खरीद रहे हैं, तो आपको इस एसेट का पेमेंट धीरे धीरे फ्यूचर में करना है अलोंग विद इंटरेस्ट। ये जो टोटल पेमेंट आपको हायर वेंडर को करना है फॉर द एसेट अंडर हायर परचेज अग्रीमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है एसेट का कैश प्राइस, एसेट का प्राइस जो आपको उसको पेमेंट करना है, एक होता है इंटरेस्ट जो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप धीरे धीरे पेमेंट कर रहे हो। तो अगर टोटल पेमेंट में कैलकुलेट कर लूं जो हायर परचेजर हायर वेंडर को करता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, दैट इज नोन एज हायर परचेज प्राइस। तो इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट टू बी पेड, इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट टू बी पेड by the higher vendor to the higher vendor for purchase of asset in a higher purchase transaction. This will always be greater than cash price of the asset as it includes interest. तो higher purchase price को हो गया cash price plus interest। और ये जो टोटल अमाउंट हमको पे करना है हायर वेंडर को, ये हम दो पार्ट्स में पेमेंट करते हैं। कुछ पैसा हम आज पेमेंट करते हैं जिसको हम डाउन पेमेंट बोलते हैं, बाद बाकी पैसा हम फ्यूचर में पेमेंट करते हैं जिसको हम इंस्टॉलमेंट्स बोलते हैं। जो पोर्शन ऑफ कैश प्राइस आज आप इमीडिएटली पेमेंट कर देते हो हायर वेंडर को, उसको हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट। और जो बचा हुआ अमाउंट है आप धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, जिसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स। तो अमाउंट पेएबल एट द इंसेप्शन ऑफ द अग्रीमेंट, एकदम शुरू में जब आप अग्रीमेंट में इंटर किए उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और जो बाद बाकी पैसा आप धीरे धीरे करके इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट करते हो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स। तो चार वर्ड आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस, डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट। ये बेसिक वर्ड्स है जिसके बिना आप हायर परचेज का कैलकुलेशन, अकाउंटिंग कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर मैं एसेट आज खरीदता पूरा का पूरा एक साथ पेमेंट करके, दैट इज नोन एज कैश प्राइस। मैं हायर परचेज ट्रांजैक्शन में खरीद रहा हूं तो मुझे कैश प्राइस के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। ये जो टोटल पेमेंट मुझे करना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस का पेमेंट दो पार्ट में होता है, आज कुछ पेमेंट करेंगे जिसको बोलेंगे डाउन पेमेंट, और बाद बाकी बचा कुचा धीरे धीरे इन इंस्टॉलमेंट्स विच विल इंक्लूड इंटरेस्ट। अब मेरा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है जो एग्जाम में इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा बार आपसे पूछता है, कंप्यूटेशंस।
कोई भी बच्चा ये जब पोर्शन रिवाइज कर रहा हो एकदम हड़बड़ी ना करे, आराम से रिवाइज करे, क्योंकि इसी पार्ट से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्जामिनेशन में। सबसे पहला, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। व्हेन कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट रेट इज गिवन। आपको कैश प्राइस बता दिया, आपको हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बता दिया, आपको इंटरेस्ट रेट दे दिया, आपको बोला कैलकुलेट करके दिखाइए कि हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना होगा, हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना होगा। तो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट है, उन इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आपको कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, एक्स लिमिटेड ने एक मशीन अक्वायर की जिसका कॉस्ट है 10 लाख रुपया। कॉस्ट 10 लाख रुपया मतलब आज खरीदने जाओगे 10 लाख पड़ेगा, इसको हम लोग कैश प्राइस बोलते हैं। ऑन हायर परचेज बेसिस, पेमेंट कैसे करना है? पेमेंट इज टू बी मेड 20% डाउन पेमेंट। 10 लाख का 20% डाउन पेमेंट यानी 2 लाख रुपया आज इमीडिएटली आपको देना पड़ेगा। 10 लाख में 2 लाख दे दिया तो बाद बाकी 8 लाख रुपया है वो धीरे धीरे चुकाना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। बैलेंस इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, जो बचा हुआ अमाउंट है 8 लाख उसको 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में, मतलब 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, हर साल 2 लाख करके पेमेंट करना है 4 साल में, टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 10%। और उसके साथ साथ जो आपका हर साल का इंटरेस्ट है वो भी आपको पेमेंट करना है, हर साल का इंटरेस्ट पेमेंट करना है। बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट जो हर इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है। अब अगर आपको कैश प्राइस दे दे, आपको इंस्टॉलमेंट्स के बारे में बता दे, आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह दे दे, तो आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? हमने पढ़ाई करते समय ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखा था, हमने पढ़ाई करते समय ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखा था, सॉरी, ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखा था। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं देखना एक बार, मैं आपको समझा देता हूं। हम लोग एक लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं, एक लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं। ये हम हायर वेंडर से एक लोन ले रहे हैं जिसका पैसा हमने उसको बोला है हम धीरे धीरे इंटरेस्ट के साथ चुका देंगे। अब ये लोन अमोर्टाइजेशन टेबल कैसा दिखता था याद करना, सबसे पहले ईयर, फिर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, साल के शुरू में कितना रुपया बाकी है, फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का हमें रेट दिया हुआ है एग्जाम्पल में 10%, तो ये हो जाता है टोटल आउटस्टैंडिंग, कितना रुपया बाकी है। फिर हम रीपेमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट्स, डाउन पेमेंट वगैरह, तो आ जाता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये हम एक ऐसा टेबल बनाते थे। अब ईयर सबसे पहले 0, एकदम जब शुरू हुआ अग्रीमेंट, एकदम शुरू हुआ, तो टोटल अमाउंट आज के दिन जो बाकी था वो 10 लाख रुपया एकदम शुरू में। आज कोई इंटरेस्ट नहीं तो टोटल आउटस्टैंडिंग भी 10 लाख रुपया। ऑन दी 0th डे, जिस दिन आप अग्रीमेंट में इंटर किए, आपने इमीडिएटली 20% का पेमेंट कर दिया, 20%, तो 10 लाख का 20% 2 लाख का पेमेंट कर दिया, इसको हम लोग डाउन पेमेंट बोलते हैं। तो 10 लाख में 2 लाख चला गया तो कितना बचा? 8 लाख रुपया बचा। ये 8 लाख रुपया बच गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इसके बाद ईयर 1, ये 8 लाख हो गया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अब इस पर पहला साल का इंटरेस्ट ऐड होगा, 8 लाख के ऊपर 10%, 80,000, तो टोटल अमाउंट ड्यू हो गया 8,80,000, टोटल अमाउंट ड्यू 8,80,000। अब रीपेमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है। इंस्टॉलमेंट के लिए बोला जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दीजिएगा। मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 8 लाख रुपया, तो इसको 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देता हूं, 8 लाख डिवाइडेड बाई 4, और उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट हर साल का है वो भी आपको पेमेंट करना है टुगेदर विथ इंटरेस्ट। तो मेरे को जो प्रिंसिपल है वो 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, 8 लाख डिवाइडेड बाई 4, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, और साथ साथ जो इंटरेस्ट है वो भी पेमेंट करना है। तो 280 में पेमेंट करूंगा, 880 में 280 गया तो बचा 6 लाख, 6 लाख। फिर सेकेंड ईयर 6 लाख पे 10%, 60,000, टोटल हो गया 660, टोटल हो गया 660। अब इस 660 के ऊपर पेमेंट होगा इंस्टॉलमेंट का, तो इंस्टॉलमेंट होगा 260, 2 लाख का प्रिंसिपल और 60,000 का इंटरेस्ट, बचेगा 4 लाख। फिर ईयर 3 में 4 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट, 40,000, टोटल हो गया 440। अब इसमें पेमेंट हो जाएगा 2 लाख का प्रिंसिपल, 40,000 का इंटरेस्ट, 240, तो बचेगा 2 लाख। फिर लास्ट ईयर 2 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट, 20,000, टोटल हो गया 2,20,000,
और पेमेंट हो जाएगा 2,20,000, 2 लाख का प्रिंसिपल, 20,000 का इंटरेस्ट, तो मेरा फाइनली अमाउंट बचेगा 0। मेरे को बोला था हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकाल के दो, हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हो गया 80, 60, 40, 20, 80, 60, 40, 20। तो पहला तरीका हो गया, पहला तरीका, इस तरीके से आप इंटरेस्ट आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं लोन टेबल। लोन टेबल, ये लोन का रीपेमेंट करने की टेबल बनाई। 10 लाख रुपया लिया, 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट किया, 8 लाख बचा। अब 8 लाख पे 10% इंटरेस्ट जोड़ा, 280 का पेमेंट कर दिया। फिर 6 लाख बचा, 6 लाख पे 10% का इंटरेस्ट जोड़ा, 260 पेमेंट कर दिया। फिर 4 लाख बचा, 4 लाख पे 10% का इंटरेस्ट जोड़ा, 240 पेमेंट कर दिया। 2 लाख बचा, 2 लाख पे 10% का इंटरेस्ट जोड़ा, 220, तो बाद बाकी 0। ये मेरा हर साल का इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया, जो इंटरेस्ट का अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले आपको यह सिखाया जाता है कि अगर आपको कैश प्राइस, इंटरेस्ट रेट वगैरह दे दे तो आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे हर साल का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक बार ये हमने काम कर लिया, ये पहला सिखाया इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन आता है कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस। अब मुझे कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है, कैश प्राइस कैलकुलेट करना है। इफ इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट रेट इज गिवन, तुमको बता दिया कितना कितना पेमेंट कैसे कैसे किया जाएगा, हायर परचेज में कितना कितना पेमेंट कैसे कैसे किया जाएगा। तुमको बोल रहा है कैश प्राइस कैलकुलेट करके दो, अगर इंटरेस्ट रेट 10% है, 8% है, 12% है, तो तुमको इंस्टॉलमेंट्स के बारे में बता देगा, तुमको इंटरेस्ट रेट दे देगा, तुमको बोलेगा कैश प्राइस निकाल के दो कि इस एसेट का एक्चुअल प्राइस कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। करना क्या है, कुछ नहीं। तुमको जो डाउन पेमेंट दिया हुआ है, तुमको जो इंस्टॉलमेंट्स दिया हुआ है, डाउन पेमेंट के अंदर तो इंटरेस्ट नहीं है, वो तो कैश प्राइस का ही पार्ट है, बट जो इंस्टॉलमेंट्स है उसके अंदर इंटरेस्ट है। अगर आप हर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट से इंटरेस्ट को हटाते चले जाओ, इंटरेस्ट को हटाते चले जाओ, और फिर जो अमाउंट बचे उसको डाउन पेमेंट से ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा कैश प्राइस। हम लोग बोलते हैं कैश प्राइस विल बी इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो फ्यूचर में आप पे करोगे उससे इंटरेस्ट हटा दो। जब आप इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट का अमाउंट हटाओगे तो उसका आज का वैल्यू आ जाएगा, विच इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू। तो डाउन पेमेंट से अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट ऐड कर देते हैं तो हमारा कैश प्राइस आ जाएगा, कैश प्राइस आ जाएगा। तो यहां पे मेरा कैश प्राइस होगा, कैश प्राइस डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। क्योंकि आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो, आप जानते हो, तो प्रेजेंट वैल्यू वगैरह कैसे निकलता है वो हम जानते हैं। एक छोटू सा एग्जांपल देख लेते हैं सो दैट हम उसको क्लियर कर सके कैलकुलेट करके, तो छोटू सा एग्जांपल देख लेते हैं। X Limited purchased the machinery on hire purchase basis. Payments to be made as under 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट, फर्स्ट ईयर के एंड पे 1,24, सेकेंड ईयर के एंड पे 1,16, थर्ड ईयर के इंटरेस्ट एंड पे 1,08,000। तो टोटल 3 पेमेंट और करना है। अब ये सारा पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स है, इंस्टॉलमेंट्स मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 8%, बोल रहा है कैश प्राइस निकाल के दिखाओ, कैश प्राइस। तो अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक से निकालना चाहूं, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक से अब मैं कैश प्राइस कैलकुलेट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं निकालूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, या इसी के अंदर सब कुछ कर दे, ठीक है, लिखता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स का ईयर, इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 8%, इंटरेस्ट रेट 8% है, प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। मेरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 1,24,000, 1,16,000, 1,08,000। अब मैं निकालता हूं प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर, 8% है, तो 8% को मैं लिखता हूं 1.08। 1 रुपए पे 8% ऐड कर दो, तो 1.08 डिवाइड इक्वल टू 0.9259। एग्जाम में कई बार खुद ही इंस्टीट्यूट निकाल कर दे देता है, आप सिर्फ यूज कर लेना। फिर इक्वल टू 0.8573, फिर इक्वल्स टू 0.7938। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसको 1,24,000 इंटू 0.9259, ये आ गया 1,14,812। 1,16,000 इंटू 0.8573, ये आ गया 99,447। फिर 1 लाख, सॉरी मैंने गलती कर दिया क्या, 1,16,000 इंटू 0.8573, हाँ ठीक ही निकाला है, ठीक ही निकाला है। फिर 1,08,000 इंटू 0.7938, ये आ गया 85,730।
730 या 1 ले लो, एक ही बात है, 1 ले लो, राउंड ऑफ हो जाएगा। दिस प्लस 99447 प्लस 114812, मेरा टोटल अमाउंट आ रहा है 2,99,990। ओके, थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ एरर आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। 1.08 डिवाइड इक्वल टू, पूरा मैं करता हूं, इंटू 1,24,000 एम प्लस, फिर 1,16,000 इंटू 0.8573 समथिंग एम प्लस, फिर 1,08,000 इंटू 0.7938 समथिंग एम प्लस MRC। ओके, 3 लाख आ रहा है टोटल, राउंड ऑफ करने से 3 लाख आ रहा है। 2,99,000, मैं पूरा ही लिख देता हूं, छोड़, मैं एक बार पूरा ही लिख लेता हूं, 114,812 99447 फिर 85731, टोटल आ रहा है 2,99,990। मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं, राउंडेड ऑफ टू 3 lakhs, राउंडेड ऑफ टू 3 lakhs। मैंने क्योंकि डेसिमल्स को रोक दिया है, इसी कारण पूरा फ्रेश आंसर नहीं आ रहा है, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं 3 लाख पे। ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो कैश प्राइस हो गया डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। मैंने सारे इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट का अमाउंट हटा दिया और उससे डाउन पेमेंट ऐड कर दिया। डाउन पेमेंट कितना था? डाउन पेमेंट 2 लाख रुपया था, 2 लाख। तो 2 लाख प्लस 3 लाख, 2 लाख प्लस 3 लाख, मेरा टोटल कैश प्राइस हो गया 5 लाख। टोटल कैश प्राइस हो गया 5 लाख। तो इस तरीके से मैं कैश प्राइस निकाल सकता हूं। अगर मुझे इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट बता दे, इंटरेस्ट रेट बता दे, तो इस तरीके से मैं प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को यूज करके, मैं प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज करके कैश प्राइस कैलकुलेट कर सकता हूं। तो पहला चीज सीखा, कैश प्राइस दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट बता दिया, इंटरेस्ट रेट बता दिया, इंटरेस्ट निकाल लो। सेकेंड चीज दिखा, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट वगैरह दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट वगैरह, आप कैश प्राइस कैलकुलेट कर दो। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको अलग अलग जगह देखने मिल सकते हैं। एक बार आपने कैश प्राइस निकाल दिया, उसके बाद यही लोन टेबल यूज करके आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो हर साल का। 5 लाख था, उस पे 2 लाख का पेमेंट कर दिया, डाउन पेमेंट, बचा 3 लाख। पहला साल 3 लाख पे 8% का इंटरेस्ट, 3 लाख पे 8% का इंटरेस्ट 24,000, तो 324। उससे पेमेंट हो गया 124, तो बचा 2 लाख। फिर 2 लाख पे 8% का इंटरेस्ट 16,000, 2 लाख 16,000। फिर 116 पेमेंट हो गया, तो बचा 1 लाख। फिर 1 लाख पे 8% का इंटरेस्ट 8,000, 1 लाख 8,000 पे 1 लाख 8,000 पेमेंट हो गया, तो बचा 0। एक बार कैश प्राइस आ गया, अगर वो बोले इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दो, तो ये आप टेबल बना के वापस इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे सकते हो। तो ये मेरा दूसरा कैलकुलेशन है, कैश प्राइस निकालना, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर कुछ आता है तो यही वाला आता है, कैश प्राइस निकाल के इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दो। अब ये जो हमने सीखा, ये पहला तरीका है, ये थोड़ा लॉन्ग कट है। लॉन्ग कट क्यों है? पहले कैश प्राइस का अलग कैलकुलेशन किया, फिर इंटरेस्ट का अलग कैलकुलेशन किया। इसी का शॉर्टकट हम लोग कर सकते हैं, शॉर्टकट बैक कैलकुलेशन से। अगर हम बैक कैलकुलेशन यूज कर ले तो हम इसी को फटाफट शॉर्टकट से कर सकते हैं। कैसे? इंस्टॉलमेंट नंबर, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, इसमें इंटरेस्ट 8 रुपया और कैश प्राइस 100 रुपया। टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग विच विल बी 108। 100 रुपए पे 8% इंटरेस्ट जुड़ेगा, तो टोटल आउटस्टैंडिंग 108 हो जाएगा साल के एंड पे। तो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग विच विल बी इक्वल टू 108 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। उससे इंटरेस्ट निकालना है 8 रुपया और बाद बाकी कैश प्राइस 100 रुपया। मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट जब बाकी था, जब पेमेंट करने में जा रहा था, तो टोटल कितना अमाउंट मुझे पेमेंट करना था? 1,08,000। ये टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग था थर्ड ईयर के एंड पे, 1,08,000। अब ये 1,08,000 108 के बराबर है, तो 1,08,000 अगर 108 के बराबर है, तो 8 रुपए का इंटरेस्ट कितना होगा? 8,000। अब अगर 1,08,000 में 8,000 का इंटरेस्ट है, तो कैश प्राइस क्या होगा? 1 लाख। कैश प्राइस क्या होगा? 1 लाख। नेक्स्ट, जब मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने जा रहा था, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था 1,24,000, 1,16,000, 1,16,000 तो वो था वो, प्लस 1 लाख रुपया और जो मेरा थर्ड ईयर पे आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ, ये वाला। तो जब मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने जा रहा था, टोटल अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग था वो था 2,16,000। 1,16,000 तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट और 1 लाख रुपया जो मेरा आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ थर्ड ईयर में, 2,16,000। अब 2,16,000 108 के बराबर है, 108 के, तो 8 कितना होगा?
अगर 2,16,108 के बराबर है तो 8 होगा 16,000, और ये टोटल अमाउंट होगा 2 लाख रुपया। 2,16,000 में 16,000 का इंटरेस्ट, 2 लाख का कैश प्राइस। फिर जब मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की बात कर रहा था, तो ये 1,08,000 जो, सॉरी 1,24,000 जो मैंने पे किया वो बाकी था, प्लस ये 2 लाख रुपया जो मेरा बाकी था, ये भी मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के एंड पे बाकी था, इसीलिए तो ये सेकेंड और थर्ड ईयर में पे हुआ। तो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग था 3,24,000, 3,24,000। अब 3,24,108 के बराबर है, तो 8 कितना होगा? 3,24,000 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 8, ये हो गया 24,000। अब 3,24,000 में 24,000 इंटरेस्ट है, तो मेरा प्रिंसिपल हो गया 3 लाख, प्रिंसिपल हो गया 3 लाख। तो हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकल गया 24,000, 16,000, 8,000। पहला इंस्टॉलमेंट का 24,000, पहला वाला नीचे है, फर्स्ट वाला नीचे है 24, फिर 16, फिर 8, हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकल गया। और साथ ही साथ मेरा प्रेजेंट वैल्यू निकल गया इस टोटल अमाउंट का, विच इज 3 लाख। तो अब अगर मेरे को कैश प्राइस निकालना है, कैश प्राइस हो गया डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए का, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, सारे इंस्टॉलमेंट का आज का वैल्यू 3 लाख, तो ये हो गया 5 लाख। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो जो इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट ड्यू था उससे इंटरेस्ट हटाते जा रहे हैं। जैसे जैसे इंटरेस्ट हटाओगे आपका प्रेजेंट वैल्यू आते जाएगा, वो आपका कैश प्राइस का पार्ट बन जाएगा। तो अब मेरा कैश प्राइस हो गया 2 लाख का डाउन पेमेंट और 3 लाख का ये टोटल जो मेरा इंस्टॉलमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू है। अब आप इसको ऐसे लेके चलो, 3 लाख पे 8% जोड़ा 24,000, टोटल 3,24, 3,24 से 1,24 चला गया, कितना बचा? 2 लाख। 2 लाख पे 8% जोड़ा 16, टोटल 2,16,000, इससे 1,16 चला गया, कितना बचा? 1 लाख। 1 लाख पे 8% जोड़ा 8,000, पेमेंट कर दिया 1,08,000, तो हो गया 0। तो एक हो गया फॉरवर्ड कैलकुलेशन, एक हो गया बैकवर्ड कैलकुलेशन। तो मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट से सोचते सोचते आऊंगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट में 1,08,000 देना है, विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट, तो ये 108 के बराबर है, तो 8 कितना और 100 कितना, ऐसे करके मैं पीछे की तरफ आऊंगा। ध्यान रखना, जब भी आप सेकंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का करो, तो ये अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में, इसको ऐड करना मत भूलना। बच्चा क्या करता है, सेकंड वाला 1,24,1,16,000 पे कैलकुलेट कर देता है, गलत है। जब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने जा रहा था तो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग था 1,16 प्लस 1 लाख जो थर्ड ईयर में कैरी फॉरवर्ड हुआ, ये थर्ड ईयर में जो कैरी फॉरवर्ड हुआ 2,16। ये हमारा तरीका है कैश प्राइस और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। इस टेबल का फायदा क्या है, एक ही टेबल में इंटरेस्ट भी निकल गया और कैश प्राइस का भी कैलकुलेशन हो गया। अगर आपको दोनों चीज निकालने बोले तो आप ऐसे भी कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। तो दो तरीका है, पहले प्रेजेंट वैल्यू टेबल से कैश प्राइस निकाल के फिर लोन टेबल बना के इंटरेस्ट निकाल लो, या सीधा बैक कैलकुलेशन करके कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों कैलकुलेट कर लो। आई होप आपको मेरे ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी से पूछता है। मैं आपको इनफैक्ट एक क्वेश्चन दिखाता हूं जून 25 एग्जाम का, ये क्वेश्चन नंबर आया था 6B। जून 25 एग्जाम का क्वेश्चन नंबर आया था 6B। आप एक बार ये क्वेश्चन रीड कीजिए ना, 7 मार्क का क्वेश्चन आया था। मैं चाहता हूं आप क्वेश्चन रीड करें और आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। 2 मिनट का टाइम लेके पहले क्वेश्चन रीड करें, वीडियो पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करें, फिर मेरा सोल्यूशन देखें। एक बार शांति से क्वेश्चन रीड करो प्लीज। पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? आइए मैं पढ़ता हूं। वाई परचेज द मशीनरी अंडर हायर परचेज सिस्टम? एज पर अग्रीमेंट 40,000 वॉज टू बी पेड ऑन साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। डाउन पेमेंट हो गया, डाउन पेमेंट। बैलेंस वॉज टू बी पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 25,000 ईच प्लस इंटरेस्ट अलग से ऐड करके। तो 40,000 डाउन पेमेंट और बाद बाकी 4 इंस्टॉलमेंट पे करना है 25,000 करके। तो 25, 25, 25, 25, 1 लाख रुपया और 40,000 डाउन पेमेंट, यानी टोटल कैश प्राइस 1,40,000 और इंटरेस्ट अलग से देना है। कैश प्राइस वॉज 1,40,000 ऑलरेडी बता दिया। तो 1,40,000 कैसे पेमेंट हो रहा है? 40 डाउन पेमेंट, बाद बाकी 25, 25, 25, 25 करके 4 इंस्टॉलमेंट।
इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट 20% पर एनम। इंटरेस्ट का रेट दे दिया 20%। इस बार कैश प्राइस दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, आपको खाली इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है। बोल रहा है फाइंड इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर एंड इंस्टॉलमेंट। अब कैश प्राइस वगैरह दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, सीधा लोन टेबल बना के इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। तो अगर मैं यहां इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, अगर मैं यहां इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो मैं इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर हो गया 6B। मेरा टेबल बन जाएगा ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20%, 20% ही है ना, 20%, टोटल आउटस्टैंडिंग, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट हो गया 25,000 का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो हर साल आएगा, ये हो जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग तो ईयर हो जाएगा 0 से शुरू करता हूं, 0 1 2 3 4। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एकदम शुरू में 140 कैश प्राइस ऑफ द एसेट, अभी कोई इंटरेस्ट नहीं, तो टोटल 140, 140 में 40 हो गया डाउन पेमेंट, 140 में 40 हो गया डाउन पेमेंट, तो बचा 1 लाख। अब पहला साल 1 लाख पे 20%, 20,000, टोटल हो गया 120। अब यहां पे अमाउंट होगा 25,000 का प्रिंसिपल और 20,000 का इंटरेस्ट, 45,000। 120 माइनस 45, 75,000। अब नेक्स्ट 75,000 पे 20%, 15,000, टोटल हो गया 90। अब 25 प्लस 15, 40,000 का डाउन पेमेंट, ये बचेगा 50,000। फिर 50,000 पे 20%, 10,000, टोटल हो गया 60,000। अब 25 प्लस 10,000 का इंटरेस्ट, 35,000 का पेमेंट होगा, तो बचेगा 25,000। फिर 25,000 पे 20% इंटरेस्ट, 5,000, टोटल हो गया 30,000। पेमेंट भी होगा 25 प्लस 5, 30,000, तो ये होगा 0। तो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था इंटरेस्ट का अमाउंट निकालो, 20 15 10 5, ये हो गया इंटरेस्ट का अमाउंट, और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 45 40 35 30। मेरे को बोल रहा था हर इंटरेस्ट का अमाउंट बताइए और हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताइए। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करो, ये तो हो गया आपका मेन सोल्यूशन, फिर नीचे जरूर लिखना इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट फॉर दी 4 इयर्स, ऐसे लिख लेना ईयर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, ईयर 1 2 3 4, इंटरेस्ट हो गया 20 15 10 5, इंस्टॉलमेंट हो गया 45 40 35 30। ये जरूर आंसर मेंशन करके आना, सो दैट इतने फिगर्स में से फाइनल आंसर क्या है वो सामने वाले को समझ में आए। तो फाइनल आंसर है मेरा इंटरेस्ट और फाइनल आंसर है मेरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। क्लियर है क्या? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है विच इज इजीली डुएबल, बस बच्चा छोड़ के जाता है इसीलिए वो कर नहीं पाता है। डन। अब मैं आगे बढ़ता हूं रिवीजन में। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो कुछ और कंप्यूटेशन है, ये भी हो गया, कुछ और कंप्यूटेशन है जिन कंप्यूटेशन पे हम चर्चा कर सकते हैं, जिन कंप्यूटेशन पे हम चर्चा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर सी, कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट इफ इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन। कैश प्राइस निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, बट देख क्या बोला, इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ नहीं है। अभी हमको क्या दिया हुआ था, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ था, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था। इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट रेट दिया तो हमने कैश प्राइस निकाला, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब बोल रहा है कैश प्राइस और इंटरेस्ट निकालना है, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ रहेगा बट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ नहीं रहेगा। अब इसके सोल्यूशन इंस्टीट्यूट दो तरीके से करता है, एक शॉर्टकट तरीका जो गलत है बट वो शॉर्टकट तरीका है, दूसरा लॉन्ग कट तरीका जहां पे वो सारे कैलकुलेशन करता है जिसमें कैश प्राइस क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ हो। तो यहां पे अगर कैश प्राइस आपको निकालना है तो इंस्टीट्यूट सोल्यूशन कैसे करता है, इंस्टीट्यूट बोलता है कोई इंटरेस्ट रेट मत निकालो, हम लोग एक छोटा सा दिमाग लगा के सारा कैश प्राइस और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। देखो क्या बोलता है, एग्जाम्पल, मिस्टर ए परचेज्ड अ मशीनरी ऑन हायर परचेज बेसिस, डाउन पेमेंट 20,000, इंस्टॉलमेंट हो गया 25 20 15 5, 4 इंस्टॉलमेंट है 25 20 15 5, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है। बोल रहा है कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट निकालिए ईच इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट निकालिए ईच इंस्टॉलमेंट का। इंस्टीट्यूट बोलता है आप इसमें ये अज्यूम कर लीजिए कि जो कैश प्राइस का पेमेंट हो रहा है, कैश प्राइस का पेमेंट, टोटल कैश प्राइस का पेमेंट, वो चारों इंस्टॉलमेंट्स में इक्वली हो रहा है, इक्वली।
तो जो पहला इंस्टॉलमेंट है ना, पहला इंस्टॉलमेंट, इसके अंदर दो चीजें हैं, प्रिंसिपल है, कैश प्राइस है, कैश प्राइस मान लीजिए एक्स है, एक्स, और इंटरेस्ट जो है, पहला जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ तो चारों इंस्टॉलमेंट बाकी था, तो चारों इंस्टॉलमेंट का एक साथ इंटरेस्ट आएगा, तो 4 पार्ट इंटरेस्ट है, 4 पार्ट इंटरेस्ट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब पे हो रहा है तो कैश प्राइस पेमेंट हो रहा है, वही वापस एक्स, अब 3 इंस्टॉलमेंट बाकी है, तो 3 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट पे होगा 3 इंटरेस्ट। फिर जब थर्ड इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है उसमें कैश प्राइस सेम है एक्स, इंटरेस्ट अब हो गया 2 इंस्टॉलमेंट, क्योंकि थर्ड और फोर्थ सिर्फ दो ही बाकी है, और लास्ट में कैश प्राइस एक्स और लास्ट का इंटरेस्ट मतलब एक सिंगल इंटरेस्ट विच इज आई। तो बोला आप ऐसी इक्वेशन बना लो, मान लो 4 साल का क्वेश्चन है तो x+4i, x+3i, x+2i, x+i। 3 साल का क्वेश्चन होता तो पहले वाले में x और 3 साल का 3 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, फिर दूसरा वाले में x और 2 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, फिर तीसरा वाले में x और 1 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इनके अंदर जो कैश प्राइस का एलिमेंट है वो क्या है, फिक्स है, हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कैश प्राइस फिक्स है, इक्वल अमाउंट से पेमेंट हो रहा है। अब बोला अगर आप x को सॉल्व कर लोगे, x को सॉल्व कर लोगे कैसे, x+2i इक्वल टू 15,000, x+i इक्वल टू 10,000, तो यहां पे दोनों को माइनस कर दो, तो ये कट गया, 2i माइनस आई, आई इक्वल टू 5,000। अगर i 5,000 है, 5,000, अगर ये 5,000 है तो x कितना होगा, 5,000, x भी कितना होगा, 5,000, टोटल 10,000 है, जिसमें i 5,000 है तो x भी 5,000 है, तो आपका कैश प्राइस निकल गया 5,000 का 4 इंस्टॉलमेंट, 5,000 का 4 इंस्टॉलमेंट, ये हो गया 20,000, और 20,000 का आपका डाउन पेमेंट, 20+20 40,000 का कैश प्राइस हो गया। तो कैश प्राइस निकल गया 5,000, 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है और 20,000 का डाउन पेमेंट, और इंटरेस्ट निकल गया, पहला वाला लास्ट वाले में हो गया 5,000, फिर 2i मतलब 10,000, 5,000 इंटू 2, फिर 3i मतलब 15,000, और 4i मतलब 20,000। तो चारों इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हो गया 20,000, 15,000, 10,000, 5,000। तो इंस्टीट्यूट बोलता है आप ये शॉर्टकट मार के कैलकुलेशन कर लो, शॉर्टकट मार के कैलकुलेशन कर लो, x+4i, x+3i, x+2i, x+i, i का वैल्यू आ गया 5,000, x का 5,000, तो टोटल कैश प्राइस हो गया 4 इंस्टॉलमेंट 5,000 करके 20,000, और 20,000 का डाउन पेमेंट 40,000, और इंटरेस्ट हो गया 4 इंटू 5,000 20,000, फिर 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 5 10, और 1 इंटू 5 5,000। ये शॉर्टकट तरीका इंस्टीट्यूट अलाउ करता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस, अगर आपको इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है, वो सिर्फ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ था, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ नहीं था, तो हमने एक अजम्पशन ले लिया हर इंस्टॉलमेंट के अंदर जो कैश प्राइस का अमाउंट है वो इक्वल है, एंड अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लिया। बट ये तभी फिजिबल है जब आपके जो इंस्टॉलमेंट्स है ना उसके अंदर जो गैप है वो सेम हो, अगर अलग अलग गैप होगा तो फिर ये कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। यहां देखो हर में गैप 5,000 ही है तो वो करना पॉसिबल है, बट अगर हर में गैप अलग अलग हो तो वो करना पॉसिबल नहीं होगा, फिर उनको इंटरेस्ट रेट वगैरह निकालने के लिए इंफॉर्मेशन देनी होगी। ये मेरा तीसरा कैलकुलेशन था, कैश प्राइस निकाला, इंटरेस्ट निकाला जब इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट वगैरह नहीं दिया हुआ। और चौथा कैलकुलेशन जो इंस्टीट्यूट ने नए सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया है, बट एग्जाम में पूछना मेरे को लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि बच्चों के लिए एग्जाम में काफी लेंथी हो जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इंटरेस्ट इफ कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन। आपको कैश प्राइस दे दिया, आपको इंस्टॉलमेंट दे दिया, बोल रहा है इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करो और इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करो। अब इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा आईआरआर की टेक्निक, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की टेक्निक, जहां पे हम ट्रायल एंड एरर को अप्लाई करेंगे, ट्रायल एंड एरर से जो रिजल्ट आएगा उसका इंटरपोलेशन करेंगे, और इंटरपोलेशन करके हमारा इंटरेस्ट रेट निकलेगा। एक बार इंटरेस्ट रेट निकल जाएगा फिर हम हर साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे टेबल बना के, कैश प्राइस पे इंटरेस्ट मार मार के हर साल हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंटरेस्ट रेट निकालना मेन बात है, एक बार रेट निकल गया फिर तो इंटरेस्ट उसके पीछे पीछे निकल जाएगा, बट इंटरेस्ट रेट निकालना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको ये इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निक ऑफ आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब होता कैसे है समझना। एक्स लिमिटेड परचेज द मशीनरी ऑन हायर परचेज बेसिस, कैश प्राइस 1,00,000 पहले से दे दिया, डाउन पेमेंट 20,000, डाउन पेमेंट 20,000, 1,00,000 में से 20,000 इमीडिएटली पे हो गया, तो बचा कितना, 80,000। अब 3 इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड,
ये इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा। एक बार ऐड करके देखो, 38 प्लस 35 प्लस 22, टोटल 95। मेरा कैश प्राइस बचा हुआ था 80,000, 1 लाख में 20,000 गया था तो 80,000 बचा था। जस्ट 80 के अगेंस्ट अगर मैं 95,000 पेमेंट कर रहा हूं, मतलब वहां पे इंटरेस्ट का वैल्यू इंक्लूडेड है। अब मेरे को बोल रहा है इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके दिखाओ कि इंटरेस्ट कितना किस रेट से इंक्लूडेड है। अब मैं ये इंटरेस्ट रेट कैसे निकालू? देख, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, जिस रेट से अगर आप इन तीनों अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, प्रेजेंट वैल्यू, तो वो आए किसके बराबर? सुनना, 80,000 के बराबर। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? आपने उस रेट को जोड़ जोड़ के इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकाला है। अगर इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू से मैं उस रेट से प्रेजेंट वैल्यू कर दूं, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट हटा दूं, तो मेरा वो 80,000 के बराबर आना चाहिए, मतलब टोटल कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। 1 लाख में 20,000 तो 08 डे पे कर दिया, 08 डे पे 20 पे कर दिया, तो कितना बचा है? 80। अगर आप एक ऐसी रेट से इनको प्रेजेंट वैल्यू करो जिससे आंसर 80,000 आ जाए, तो वही मेरा इंटरेस्ट रेट है, वही मेरा इंटरेस्ट रेट है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या बोला मैंने? यूज द मेथड ऑफ आईआरआर। ये 3 इंस्टॉलमेंट्स है मेरे, अगर इन 3 इंस्टॉलमेंट्स का मैं प्रेजेंट वैल्यू करता हूं एक रेट से, तो उनका प्रेजेंट वैल्यू आना चाहिए किसके बराबर? 80,000 के बराबर। डाउन पेमेंट 20,000, कैश प्राइस 1 लाख, तो बचा कितना? 80,000। 80,000 के बराबर मेरा उसका वैल्यू आना चाहिए। अब मेरे को ये इंटरेस्ट रेट खोजना है, तो मैंने लिखा इंटरेस्ट रेट इज द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट विल बी इक्वल टू कैश प्राइस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स प्लस डाउन पेमेंट इक्वल टू कैश प्राइस, तो कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट के बराबर होना चाहिए। अब क्वेश्चन अराइजेस, मैं किस रेट से मैं वो कैलकुलेशन करूं ताकि मेरा इंटरेस्ट रेट मेरे को पता चल जाए, प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो काम आ जाए। अब इसी के लिए हमें करना पड़ता है ट्रायल एंड एरर एंड इंटरपोलेशन। हम क्या करते हैं? हम ट्रायल्स लेते हैं। हम बोलते हैं मान लो इंटरेस्ट रेट 10% है, तो चलो 10% के हिसाब से हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर मान ले 10% के हिसाब से कैलकुलेट किया और 80,000 आंसर आ गया, मतलब 10% मेरा इंटरेस्ट रेट है। मान ले 10% के हिसाब से कैलकुलेट किया, 80,000 नहीं आया, तो मुझे नेक्स्ट ट्रायल लेना पड़ता है। 11 लू, 12 लू, 8 लू, 9 लू, ऐसे करके मुझे ट्रायल लेते लेते खोजना पड़ता है कि मेरा इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए। तो सर ऐसे ट्रायल लेते रहेंगे तो कितना समय लग जाएगा? सर पता ही नहीं चलेगा इंटरेस्ट रेट क्या है। पता चलेगा, हम लोगों को पहले ट्रायल लेते 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 क्लोज पहुंचना पड़ेगा। जब क्लोज पहुंच जाएंगे, हम इंटरपोलेशन यूज करके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेते हैं। अब ये करते कैसे हैं? जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने ट्रायल एंड एरर में 10% लिया। जैसे ही मैंने 10% से इन तीनों का प्रेजेंट वैल्यू निकाला, प्रेजेंट वैल्यू सिखाया, निकाला, मेरा आंसर आ गया 80,000। क्योंकि मेरा आंसर पहले ही ट्रायल में आ गया, तो मैं बोल सकता हूं मेरा इंटरेस्ट रेट है 10%। मेरा पहले ही ट्रायल में 80,000 आ गया, तो मैं बोल सकता हूं इंटरेस्ट रेट है 10%। इसी का दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया था। मैंने आपको दे दिया था सारा इंफॉर्मेशन, बोला इंटरेस्ट रेट निकालो। कैश प्राइस दिया है 5 लाख, डाउन पेमेंट 1 लाख, तो 5 लाख में 1 लाख तो डे 1 पे पेमेंट हो गया, कितना बचा? 4 लाख। अब मेरा 4 इंस्टॉलमेंट दे दिया। मेरा इंटरेस्ट रेट क्या होगा? जिस रेट से ये चारों का अगर आप प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो 4 लाख के बराबर आना चाहिए। मैंने सबसे पहले लिया 10% का रेट। 10% के रेट के हिसाब से जब मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया, प्रेजेंट वैल्यू, तो यहां पे मैंने डाउन पेमेंट को भी इंक्लूड कर दिया। अगर आप वो नहीं इंक्लूड करोगे तो भी चलेगा। अगर प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो वो 4 लाख या 5 लाख के, क्योंकि डाउन पेमेंट इंक्लूडेड है, 5 लाख के बराबर आना चाहिए। 10% के हिसाब से किया तो मेरा रेट आया 480, मेरा प्रेजेंट वैल्यू आया 4,86,000। मुझे चाहिए 5 लाख, क्योंकि मैंने डाउन पेमेंट ऐड कर दिया, तो मुझे चाहिए कैश प्राइस 5 लाख। तो मेरा 5 लाख चाहिए, बट आंसर आ रहा है 486, मतलब 10% रेट नहीं है। 5 लाख चाहिए, मतलब मेरे को इस वैल्यू को और बढ़ाना है, 486 को ऊपर लेके जाना है। अगर आपको 486 को 5 लाख पे पहुंचाना है, प्रेजेंट वैल्यू बढ़ाना है, तो आपको इंटरेस्ट कम निकालना पड़ेगा। जितना ज्यादा इंटरेस्ट निकाल दोगे उतना प्रेजेंट वैल्यू कम होते जाएगा। तो मेरे को अगर 486 की जगह 5 लाख चाहिए, तो मेरे को अपना इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा, ताकि मैं कम इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट करूं और मेरा प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आए। अब 486 से अगर 5 लाख जाना है, तो आप अपने इंटरेस्ट रेट को भी घटाइए। मैंने इंटरेस्ट रेट को 10% से कर दिया था 8%। 8% के हिसाब से मैंने चेक किया, ये आया 5,02,000। तो सर अभी भी तो नहीं आया, आपको 5 लाख चाहिए, आ रहा है 5,02,000। अब मेरे को यह पता चल गया 10% नहीं है।
8% नहीं है, बट ये भी पता चल गया कि जो भी रेट है वो 8 और 10 के बीच में है। 8 पे आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू 5,02,000, 10 पे आ रहा है 486, मेरे को चाहिए 5 लाख, मतलब इन दोनों के बीच में ही एक इंटरेस्ट रेट है। अगर ऐसा पता चल जाए कि किन दो के बीच में इंटरेस्ट रेट है तो हम इंटरपोलेशन अप्लाई कर देते हैं। मेरा 8% पे इतना रुपया का प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, 10% पे इतना रुपया का प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, अगर मुझे 5 लाख चाहिए तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो मैंने इंटरेस्ट रेट निकाला 8% प्लस प्लस, क्योंकि उससे ज्यादा है। 5,02,885 से 5 लाख पर मुझे जाना है, -5 लाख, डिवाइडेड बाई 5,02,885 -486,442। अगर पूरे ब्रिज की दूरी इतनी है तो जो इतना दूरी है वो कितने इंटरेस्ट में कवर होगा, और ये जो दूरी है ब्रिज की वो 2% की दूरी है, तो इंटू 10-8, इंटू 10-8। सिंपल है, अगर 2% का दूरी 5,02,885 -486,442 है, तो बताइए कितना दूरी होगा 5,02,885 से 5 लाख। मेरे को ये 5 लाख पर पहुंचना है तो मुझे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है 8% प्लस, मुझे 5,02,000 से 5 लाख पर जाना है, जबकि टोटल ब्रिज का दूरी है 5,02,000 से 486 विच इज 2%। तो अगर इतने का दूरी 2% है तो इतने का दूरी कितना होगा। जब मैंने कैलकुलेट किया मेरा आंसर आया 8.3509, 8.3509, यानी मेरा इंटरेस्ट रेट 8.35% है। जब मैंने 8.35% के हिसाब से कैलकुलेशन किया तो मेरा पूरा का पूरा लोन अच्छे से अमोर्टाइज हो गया। तो यही वो इंटरेस्ट रेट है जो मुझे चाहिए, 8.35%। इसको बोलते हैं हम लोग IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कैसे निकाला, जिस रेट के ऊपर, जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर मेरे जो इंस्टॉलमेंट्स है, इंस्टॉलमेंट्स उनका अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो वो कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट के बराबर हो, या फिर जिस रेट से मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स निकालूं और डाउन पेमेंट ऐड करूं तो कैश प्राइस आ जाए, कैश प्राइस आ जाए। डाउन पेमेंट से कैश प्राइस ऐड कर, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट से डाउन पेमेंट ऐड करो तो कैश प्राइस, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालना है तो कैश प्राइस से डाउन पेमेंट माइनस कर दो। दोनों तरीके से सोच सकते हो। तो कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, या कैश प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। डाउन पेमेंट में मैंने जब प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो वैल्यू 1 लिया, क्योंकि वो आज के दिन है, आज के दिन 1 रुपया का वैल्यू 1 रुपया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वो वैल्यू का पैसे का वैल्यू कम होते चला जाएगा। तो ये मेरा लास्ट कैलकुलेशन है जहां पे मुझे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। ये एग्जाम में आने की चांसेस कम है, मैं ये नहीं बोलूंगा आ नहीं सकता, चांसेस कम है। तो टोटल 4 कैलकुलेशन के बारे में बताया। पहला बोला कैश प्राइस दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, तुम सिर्फ इंटरेस्ट निकाल दो, लोन टेबल बनाओ, इंटरेस्ट निकाल दो। दूसरा बोला इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट्स दिया हुआ है, कैश प्राइस निकाल दो, इंटरेस्ट निकाल दो। तो कैश प्राइस निकाला प्रेजेंट वैल्यू से, फिर लोन टेबल बना सकते हो, या चाहो तो बैक कैलकुलेशन से दोनों निकाल सकते हो। तीसरा बोला मेरे को इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट दिया हुआ है, मुझे कैश प्राइस और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो एक्स और आई लेके कैलकुलेट किया क्योंकि इंटरेस्ट रेट वगैरह दिया हुआ नहीं था। मुझे कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट दे दिया, बोला इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट निकालो। अब इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए मुझे यूज करना पड़ता है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सारे इंस्टॉलमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पे करूं कि वो कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट के बराबर हो, तो वो अगर मैं कैलकुलेट कर सकता हूं तो मेरा इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। तो यहां पे हम पहले लेते हैं ट्रायल एंड एरर, 10%, 8%, 12%, 13%। फिर ट्रायल एंड एरर जब कंप्लीट हो जाता है और मुझे पता चल जाता है इन दो के बीच में है, तो मैं उसका इंटरपोलेशन करके इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लेता हूं। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हायर परचेज के रिवीजन का, वो ये वाला पार्ट है। इसके बिना आप हायर परचेज का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कभी कभी अकाउंटिंग के क्वेश्चन में भी आपको इंस्टीट्यूट बोलता है पहले कैलकुलेशंस करो फिर अकाउंटिंग करना, तो पहले कैश प्राइस वगैरह निकाल के फिर अकाउंटिंग करनी पड़ती है, और अगर डायरेक्टली सब कुछ दे दे फिर तो कोई चिंता का बात ही नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। एक बार सिर्फ ये वाला चीज ट्रायल एंड एरर मेथड वगैरह वाला चीज, ये आपको अच्छे से एक बार चेक कर लेना चाहिए। मुझे चांस कम लगता है एग्जाम में क्वेश्चन आने का, बट अगर ऑन अ बैड डे क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। डन है, 1 मिनट का टाइम लो, इतना दूर देख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, प्लीज चेक। डन।
ये हमारा कैलकुलेशन का पोर्शन होता है कंप्लीट। अब कैलकुलेशंस के बाद हम चलते हैं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में पहले बेसिक अकाउंटिंग डिस्कशन कि भैया हायर परचेजर हायर वेंडर कैसे अकाउंटिंग करते हैं, फिर एक स्पेशल डिस्कशन आता है रीपोजेशन का। सबसे पहले अगर बेसिक अकाउंटिंग डिस्कस करूं तो बुक्स ऑफ हायर परचेजर, बुक्स ऑफ हायर वेंडर अच्छी तरीके से समझना। हायर परचेजर जब ये एसेट परचेज कर रहा है अंडर हायर परचेज ट्रांजैक्शन, लीगल ओनरशिप तो उसके बाद आती है जब वो सारा पेमेंट कर देता है। बट अकाउंटिंग करते समय हमें सब्सटेंस ओवर फॉर्म बोलता है कि इन सब्सटेंस हायर परचेजर के पास एसेट आ गया, वो एसेट यूज भी कर रहा है अपने धंधे में, जैसे चाहिए वैसे एसेट को चला रहा है। अगर हायर परचेज के पास एसेट का पोजेशन है, हायर परचेजर एसेट को डे टू डे बेसिस पे यूज अच्छे से कर रहा है, तो हायर परचेजर ही इस एसेट का मालिक है। भला ही लीगल ओनरशिप हमारे पास आए 5 साल सारा पेमेंट करने के बाद, बट अकाउंट्स में इन सब्सटेंस ओनरशिप या कंट्रोल आ जाता है जिस दिन हमने वो एसेट हायर परचेज में खरीदा। तो इसीलिए हायर परचेजर जब अकाउंटिंग करेगा, वो अकाउंटिंग करेगा एक एसेट खरीदने की और उसके साथ साथ एक लोन की, जो लोन उसको इंटरेस्ट के साथ हायर वेंडर को चुकाना है। तो हायर परचेजर हमेशा इंटरेस्ट करेगा, अकाउंटिंग करेगा एसेट परचेज करने की और एक लोन लेने की जो उसको चुकाना है। हायर वेंडर बोलेगा मैंने एक एसेट बेचा है, मैंने एक एसेट बेच दिया हायर परचेजर को, तो एक एसेट बेचने की अकाउंटिंग, और साथ ही साथ मैंने पैसा उधार दिया है हायर परचेजर को जो वो मुझे इंटरेस्ट के साथ धीरे धीरे पेमेंट करेगा। तो हायर परचेजर अकाउंटिंग करता है एसेट खरीदने की और एक लोन की, और हायर वेंडर अकाउंटिंग करता है एसेट बेचने की और एक लोन देने की टू दी हायर परचेजर। अगर मैं पहले हायर परचेजर की बात करूं तो सबसे पहले हायर परचेजर एसेट का परचेज रिकॉर्ड करेगा। सुनना ध्यान से, कौन से प्राइस पर? कैश प्राइस पर। एसेट का जब वो कॉस्ट रिकॉर्ड करेगा तो वो हमेशा कैश प्राइस पर रिकॉर्ड करेगा। क्यों कैश प्राइस? यही एसेट का आज के दिन एक्चुअल प्राइस है। वो एंट्री करेगा एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। एसेट को डेबिट किया, मैंने एक एसेट परचेज किया, टू हायर वेंडर, मेरे को ये पैसा धीरे धीरे चुकाना है। अब वो डाउन पेमेंट करेगा। डाउन पेमेंट मतलब हायर वेंडर को पेमेंट कर रहा है, तो एंट्री हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसने पेमेंट कर दिया तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी कम हो जाएगी टू बैंक। इसके बाद इंस्टॉलमेंट जैसे जैसे ड्यू होंगे वो इंटरेस्ट का अकाउंटिंग करेगा और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा। इंटरेस्ट लोन पे जो उसको देना है वो उसके लिए खर्चा है, तो पहले वो इंटरेस्ट ड्यू करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट क्योंकि इंटरेस्ट उसके लिए खर्चा है और हायर वेंडर को देना है। जब वो पेमेंट करेगा तो एंट्री करेगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये जो एंट्री है ये हर साल कंटिन्यू होगी जब तक वो पूरा पूरा का पूरा पैसा चुका नहीं देता। तो हर साल वो क्या करेगा, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट जोड़ेगा और साथ साथ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा। इंटरेस्ट उसके लिए खर्चा है, इसीलिए इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, पेमेंट करेगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ध्यान से, परचेज वाली एंट्री वो एकदम शुरू में करेगा जिस दिन अग्रीमेंट हुआ, डाउन पेमेंट वाली एंट्री वो एकदम शुरू में करेगा जिस दिन अग्रीमेंट हुआ, बट ये इंटरेस्ट वाली और इंस्टॉलमेंट पेमेंट वाली एंट्री हर साल करेगा जैसे जैसे वो पेमेंट करता चला जाएगा। अब क्योंकि एसेट उसने अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया है तो एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। वो एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, और डेप्रिसिएशन का खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा हर साल पीएल में दिखाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। तो हायर परचेजर क्या अकाउंटिंग किया? एसेट खरीदा उसका डेप्रिसिएशन, लोन लिया उसका इंटरेस्ट के साथ पेमेंट, ये दो अकाउंटिंग हायर परचेजर कर रहा है। एसेट खरीदा, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। हायर वेंडर के लोन का पेमेंट कर रहा है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट जोड़ना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। इस तरीके से पूरे साल भर हायर परचेजर हर साल अकाउंटिंग करेगा और धीरे धीरे करके लोन का पेमेंट चुका देगा। हायर वेंडर बोलेगा मैंने एक एसेट बेचा जिसका पैसा मुझे हायर परचेजर से लेना है, एसेट बेचा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू एसेट, हायर परचेजर डेबिट क्योंकि उससे पैसा लेना है, एसेट क्रेडिट क्योंकि एसेट हमने बेच दिया। फिर उसके बाद इसको डाउन पेमेंट मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, पैसा मिलेगा। हर इंस्टॉलमेंट के डेट के दिन वो इंटरेस्ट ऐड करेगा, ये इंटरेस्ट हायर वेंडर के लिए इनकम है, इनकम उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। फिर उसको पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, तो इंटरेस्ट इनकम वो ऐड करेगा, हायर परचेजर टू इंटरेस्ट इनकम, फिर पैसा उसको मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। डेप्रिसिएशन वगैरह वो चार्ज नहीं करेगा क्योंकि उसने एसेट ऑलरेडी बेच दिया है। इंटरेस्ट इनकम वो पीएल में ट्रांसफर कर देगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल।
तो एक साइड उसने एसेट बेच दिया तो एसेट क्रेडिट होके खत्म हो गया, और एक लोन दिया हायर परचेजर को तो वो लोन का अकाउंटिंग इंटरेस्ट के साथ कर रहा है। लोन दिया तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट कर दिया, फिर डाउन पेमेंट मिला तो बैंक टू हायर परचेजर, फिर इंटरेस्ट जोड़ा तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, फिर पैसा मिला तो बैंक टू हायर परचेजर। इसी साल हर साल इसी तरह हर साल वो इंटरेस्ट जोड़ते जोड़ते हायर परचेजर से धीरे धीरे सारे पैसे कलेक्ट करेगा। तो बेसिक अकाउंटिंग ओवर द लाइफ ऑफ हायर परचेज अग्रीमेंट हम लोगों को यही करनी पड़ती है हायर परचेजर और हायर वेंडर के बुक्स में। परचेजर के बुक्स में एसेट खरीदा और एक लोन लिया, वेंडर के बुक्स में एसेट बेचा और एक लोन दिया। लोन दिया तो इंटरेस्ट इनकम लिखेगा, पैसा मिलते जाएगा, लोन लिया तो इंटरेस्ट खर्चा लिखेगा और पैसा उसको पेमेंट करना पड़ेगा। डन है बात। इसी अकाउंटिंग में एक स्पेशल एडिशन होता है, एक स्पेशल एडिशन होता है एक कॉन्सेप्ट का जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस का कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट सस्पेंस का कॉन्सेप्ट भी हमने क्या देखा, जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम जाता है हायर परचेजर हायर वेंडर अपने बुक्स में इंटरेस्ट का अकाउंटिंग करते हैं इनकम और एक्सपेंस का। अगर हायर परचेजर और हायर वेंडर चाहे कि यार ये इंटरेस्ट हम धीरे धीरे अकाउंट फॉर अगर करेंगे तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा टोटल हमें सामने वाले से कितना लेना है या कितना देना है, एक काम करो ना, इंटरेस्ट पूरा एकदम शुरू में ही लिख लो कि हमको इन टोटल उससे कितना लेना है। बट इन शुरू में अगर आप लिख लेंगे तो एक प्रॉब्लम होगा, आप उसको शुरू में जब लिखोगे तो आप पूरा इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस की तरह नहीं लिख सकते हो, क्योंकि खर्चा या इनकम हमेशा टाइम बेसिस पर धीरे धीरे अक्रिय होता है। इंटरेस्ट का खर्चा जैसे जैसे लोन का टाइम जाएगा वैसे वैसे रिकॉर्ड करना है, इंटरेस्ट का इनकम जैसे जैसे लोन का टाइम जाएगा वैसे वैसे रिकॉर्ड करना है। आप एकदम शुरू में इनकम या एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस क्या बोलता है, मान लीजिए हमने 4 लाख का एक एसेट हायर परचेजर को बेचा और वो हमें टोटल 5 लाख देगा इंक्लूडिंग 1 लाख का इंटरेस्ट, तो हम एंट्री करेंगे, सुनना, हायर परचेजर बोलेगा मैंने मशीन खरीदा, मशीन अकाउंट डेबिट 4 लाख, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1 लाख, ये जो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट करना है 1 लाख, टू हायर वेंडर 5 लाख। अब उसने टोटल इंटरेस्ट पहले ही दिन एक बार रिकॉर्ड कर लिया इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम से। अब हर बार जब वो इंटरेस्ट का खर्चा रिकॉर्ड करेगा तो वो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर नहीं करेगा, क्योंकि हायर वेंडर तो ऑलरेडी 5 लाख पर है, वो एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। इस इंटरेस्ट सस्पेंस से हर साल थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट खर्चा बोल के हम रिकॉर्ड करते जाएंगे और उस साल के पीएल में दिखाते जाएंगे। सेम चीज हायर वेंडर पहले ही दिन पूरा इंटरेस्ट सस्पेंस बोल के क्रेडिट कर लेगा कि ये मेरे को टोटल पैसा इनकम की तरह मिलना है, और हर साल इससे थोड़ा थोड़ा इनकम वो रिकॉर्ड करते जाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो अगर हायर परचेजर हायर वेंडर चाहता है मैं एक बार में पूरा इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लूं सो दैट मुझे पता रहे मुझे हायर वेंडर को कितना देना है या हायर परचेजर से कितना लेना है इन टोटल, तो हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस। नॉर्मली हमने अकाउंटिंग की थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, अभी जो अकाउंटिंग की थी एसेट टू हायर वेंडर, यहां पे लाइबिलिटी हमने कैश प्राइस पे शो की और एसेट भी हमने कैश प्राइस पे शो किया। बट नाउ वी वांट टू प्रेजेंट द लाइबिलिटी एट हायर परचेज प्राइस, जो एक्चुअल में हमको पेमेंट करना है। दिस कैन बी डन, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस। इसको करने के लिए हम इंटरेस्ट सस्पेंस की कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब on day 1 we will record the asset purchased at cash price, asset हमेशा cash price, total amount payable to hire vendor at higher purchase price and total interest payable as interest suspense। हम एंट्री करेंगे asset account debit interest suspense account debit to hire vendor। इंटरेस्ट का जो खर्चा हमें दिखाना है 3 साल में वो एक ही बार में रिकॉर्ड कर लिया इंटरेस्ट सस्पेंस, और अब हर साल थोड़ा थोड़ा खर्चा निकाल के पीएल में डालेंगे। फिर जब खर्चा निकालेंगे तो एंट्री होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। जैसे जैसे हम इंटरेस्ट का खर्चा लिखना चाहेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। अब इंटरेस्ट टू हायर वेंडर नहीं, क्योंकि हायर वेंडर में तो ऑलरेडी इंटरेस्ट पहले से इंक्लूडेड है। यहां पे हमने कर दिया हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू एसेट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। ये टोटल इंटरेस्ट इनकम जो मेरे को 3 साल में दिखानी है एक बार में रिकॉर्ड कर लिया। अब हर साल थोड़ा थोड़ा इनकम दिखाते जाएंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो ये एक दूसरा तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, जहां पे हायर परचेजर या हायर वेंडर चाहता है कि मैं वो अमाउंट दिखाऊं जो मेरे को टोटल पेमेंट करना है या टोटल रिसीव करना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ कैश प्राइस। ये तभी करना क्वेश्चन में जब क्वेश्चन चला के बोले कि इंटरेस्ट सस्पेंस का अकाउंटिंग करो, नहीं बोले तो हम लोग नॉर्मल वाला ही करते हैं, कैश प्राइस पे एसेट और लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं और धीरे धीरे पेमेंट कर देते हैं इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के। वही वाला काम हमको करना है हमेशा। ये तभी करेंगे जब क्वेश्चन चला के बोले कि आपको इंटरेस्ट सस्पेंस की अकाउंटिंग करनी है।
पूछता नहीं है एग्जाम में ज्यादा, बट एक बार अगर आप रिवाइज किया हो तो इजी है। तो यहाँ पे चेंज क्या किया, एकदम शुरू डे पे ही इंटरेस्ट का अकाउंटिंग कर लिया। अगर इंटरेस्ट खर्चा है तो इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट इनकम है तो इंटरेस्ट सस्पेंस क्रेडिट कर दिया। अब जब जब इंटरेस्ट का ड्यू का एंट्री करेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर नहीं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। हायर वेंडर के लिए वो इनकम रिकॉर्ड करेगा तो इंटरेस्ट सस्पेंस टू इंटरेस्ट, हायर परचेजर खर्चा रिकॉर्ड करेगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। बैलेंस शीट में जब आप दिखाओगे तो हायर वेंडर, जब लाइबिलिटी साइड में दिखाओगे तो हायर वेंडर का टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट सस्पेंस का बैलेंस। हायर परचेजर जब आप दिखाओगे बैलेंस शीट में एसेट साइड में तो हायर परचेजर का टोटल अमाउंट लेस इंटरेस्ट सस्पेंस। ये इंटरेस्ट सस्पेंस हम माइनस करके जो नेट अमाउंट आज के दिन ड्यू है वो दिखा देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस। ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग होती है जो हायर परचेजर और हायर वेंडर करता है। हायर परचेजर और हायर वेंडर करता है फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शन, फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शन। तो हायर परचेजर अकाउंटिंग क्या चीज की करता है, एसेट खरीदा है, एक लोन लिया है, तो एक परचेज ऑफ एसेट और एक लोन टेकन। हायर वेंडर क्या चीज की अकाउंटिंग करता है, एक एसेट बेचा है और एक लोन दिया है, तो लोन गिवन एंड एसेट सोल्ड, इसकी अकाउंटिंग हायर वेंडर करता है। अब जो फाइनल और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ रीपोजेशन। रीपोजेशन क्या होता है, हायर परचेज में क्या होता है, हायर वेंडर ने आपको एसेट दिया और आपको बोला आप पेमेंट धीरे धीरे कर देना विद इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स। आप जब तक इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट करते चले जाते हो, हायर वेंडर आपको एसेट दे रखा है, आप उसको यूज करते चले जाओ। बट मान लो कोई इंस्टॉलमेंट का डेट आया और हायर परचेजर पेमेंट नहीं कर पाया, तो हायर वेंडर के पास एक राइट होता है कि वो ये एसेट वापस लेकर जा सकता है। सर ऐसे कैसे ले जाएगा, लीगल ओनरशिप ऑफ द एसेट उसी के पास है, क्योंकि उसने टाइटल ट्रांसफर नहीं किया था। क्योंकि टाइटल उसने ट्रांसफर नहीं किया था, वो जब चाहे एसेट आपके यहां से उठा के ले जा सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रीपोजेशन। रीपोजेशन मतलब हायर वेंडर अपने एसेट का पोजेशन वापस ले लेगा अगर हायर परचेजर ने टाइम से पेमेंट नहीं किया, अगर हायर परचेजर ने टाइम से पेमेंट नहीं किया। ये होता है रीपोजेशन। तो रीपोजेशन में क्या होगा, हायर परचेजर के यहां से एसेट चला जाएगा। अब जब एसेट ही लेकर चला गया तो हायर परचेजर क्या पेमेंट करेगा, नहीं करेगा, तो वो हायर वेंडर वाली लायबिलिटी भी खत्म कर देगा कि अब मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, अगर उसने सारा रीपोजेस कर लिया। हायर वेंडर के पास एक एसेट आएगा बट अब उसको हायर परचेजर से पैसा नहीं मिलेगा, जो भी बाकी था, तो वो पैसा उसको नहीं मिलेगा, वो पैसा सारा खत्म हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा हायर परचेजर से। इसको हम लोग बोलते हैं रीपोजेशन। रीपोजेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है कंप्लीट रीपोजेशन, एक होता है पार्शियल रीपोजेशन। अगर हायर वेंडर सारा का सारा एसेट जो भी उसने बेचा था सब ले जाने की बात करे तो कंप्लीट रीपोजेशन। अगर हायर वेंडर बोले हम कुछ एसेट लेकर जाएंगे, कुछ छोड़कर जा रहे हैं, बट अब आप बचा हुआ पेमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो वो भी लेकर चले जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल रीपोजेशन। मान लीजिए 3 मशीन बेची थी मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को, अगर वो तीनों मशीन रीपोजेस कर रहा है तो कंप्लीट रीपोजेशन। अगर वो 3 में से एक मशीन 2 मशीन रीपोजेस कर रहा है और एक छोड़ दे रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल रीपोजेशन। सबसे पहले कंप्लीट रीपोजेशन। कंप्लीट रीपोजेशन की अकाउंटिंग हायर परचेजर कैसे करेगा, अगर सारे एसेट हायर वेंडर लेके जा रहा है तो हायर परचेजर के बुक्स में जो एसेट का बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन वगैरह, वो एसेट हमें कैंसिल करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, तो एसेट अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे बुक वैल्यू पे। साथ ही साथ जो हायर वेंडर का लाइबिलिटी था, जो मुझे उसे पैसा चुकाना था, अब मैं नहीं चुकाऊंगा, तो मैं लाइबिलिटी को भी कैंसिल कर दूंगा, लाइबिलिटी को डेबिट कर दूंगा। जो दोनों में डिफरेंस होगा वो डिफरेंस मेरा प्रॉफिट या लॉस ऑन रीपोजेशन है, वो पीएल में चला जाएगा। तो मैं हायर वेंडर को डेबिट करूंगा जितना अमाउंट उसका ड्यू है, मैं एसेट अकाउंट को क्रेडिट करूंगा जितना उसका बुक वैल्यू है, जो डिफरेंस बिटवीन द टू है वो मेरा प्रॉफिट या लॉस ऑन रीपोजेशन। मान लो 2 लाख का एसेट था, 2.5 लाख रुपया का लाइबिलिटी बाकी था, तो 2.5 लाख का लाइबिलिटी खत्म, 2 लाख का एसेट ले गया वो, तो 50,000 मेरा प्रॉफिट। अगर मान लो 2 लाख का एसेट था, लाइबिलिटी था 1,80,000, 1,80,000 का लाइबिलिटी खत्म, बट वो मेरा 2 लाख का एसेट लेके चला गया, तो 20,000 मेरा लॉस पीएल में डेबिट हो जाएगा। तो अगर कंप्लीट रीपोजेशन है तो हायर परचेजर क्या करेगा, हायर परचेजर अपना एसेट अकाउंट क्लोज कर देगा, बोलेगा ये एसेट अब चला गया, मेरे पास नहीं है, जितना भी बैलेंस है वो ट्रांसफर कर देगा हायर वेंडर अकाउंट में कि ये एसेट हायर वेंडर लेके चला गया। और अब वो हायर वेंडर अकाउंट को क्लोज करेगा और हायर वेंडर अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो सीधा चला जाएगा पीएल में, प्रॉफिट या लॉस ऑन रीपोजेशन। वो एंट्री करेगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, पूरा अमाउंट खत्म हो गया।
टू एसेट, एसेट का पूरा अमाउंट खत्म हो गया, जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट या लॉस ऑन रीपोजेशन। हम क्या करते हैं, अगर लेजर बनाने आता है, एसेट अकाउंट का जितना भी बैलेंस है उसको हायर वेंडर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं कि ये हायर वेंडर लेके चला गया, और हायर वेंडर अकाउंट को बंद करते हैं, जो भी डिफरेंस है वो पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। हायर वेंडर क्या करेगा, हायर वेंडर बोलेगा मेरे पास एक एसेट आया, तो वो एसेट को डेबिट करेगा, हम लोग इसको बोलते हैं गुड्स रीपोजेस्ड। गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट को डेबिट करेगा, उसके पास एसेट आया, बट अब हायर परचेजर पेमेंट नहीं करेगा, तो हायर परचेजर वाला जो डेटर था उसको खत्म करना पड़ेगा। तो हायर परचेजर अकाउंट में जितना भी बैलेंस है वो उसको क्रेडिट करके खत्म करेगा और उसको गुड्स रीपोजेस्ड का कॉस्ट मान लेगा। जर्नल एंट्री गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। हायर वेंडर विल क्लोज हायर परचेजर अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ हायर परचेजर अकाउंट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स रीपोजेस्ड। जर्नल एंट्री हो जाएगा गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। तो गुड्स उसके पास आ गया, वो उसको डेबिट कर लेगा और हायर परचेजर अकाउंट को वो खत्म कर देगा, क्रेडिट करके बंद कर देगा। अब इस गुड्स के ऊपर हो सकता है उसको कुछ खर्चा करना पड़े, रिपेयर वगैरह कराना पड़ता, ताकि वो आगे बेच सके। अगर वो कुछ खर्चा करता है तो हम उसको एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। जो भी खर्चा वो करेगा हम एंट्री करेंगे गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो वो खर्चा करते चला जा रहा है ऑन दी एसेट। फिर वो एसेट को बेचेगा तो बेचने की एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीपोजेस्ड। जो भी मेरा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट में डिफरेंस है वो चला जाएगा पीएल में प्रॉफिट या लॉस बोल के। मान लीजिए गुड्स रीपोजेस्ड का कॉस्ट है 2 लाख, हमने उसको बेचा 2,20,000 में, तो 20,000 का प्रॉफिट। गुड्स रीपोजेस्ड का कॉस्ट है 2 लाख, हमने बेचा 1,70,000 में, तो 30,000 का लॉस। तो गुड्स रीपोजेस्ड हम बेचेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीपोजेस्ड, और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस पीएल में चला जाएगा प्रॉफिट या लॉस बोल के। तो हायर वेंडर के पास गुड्स आया, वो एंट्री किया गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। फिर गुड्स रीपोजेस्ड पे खर्चा किया, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर गुड्स बेच दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीपोजेस्ड। जो डिफरेंस है बिटवीन द कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस वो पीएल में चला जाएगा। ये होता है कंप्लीट रिपोजेशन। कंप्लीट रिपोजेशन की अकाउंटिंग इजी होती है, क्यों? क्योंकि हायर परचेजर बोल रहा है अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया, तो हायर परचेजर अपने बुक से एसेट हटाता है और हायर वेंडर की लायबिलिटी भी हटा देता है, जो डिफरेंस वो पीएल। हायर वेंडर क्या करता है, अपने बुक से हायर परचेजर वाला डेटर हटा देता है और जो वैल्यू है वो गुड्स रिपोजेस्ड का कॉस्ट हो जाता है, फिर गुड्स पे खर्चा करके उसको बेच देता है। बट अगर हमारे यहां पार्शियल रिपोजेशन हो, पार्शियल रिपोजेशन, 3 एसेट था, 3 में से 2 ही एसेट वो लेके गया, 1 एसेट वो छोड़ दिया। अगर पार्शियल रिपोजेशन हो तो क्या करना है? अगर पार्शियल रिपोजेशन है मतलब अभी हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, तुम पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, मुझे डर है, तो कुछ एसेट मैं लेके जा रहा हूं, कुछ तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूं। जो बचा हुआ अमाउंट है वो धीरे धीरे पेमेंट कर देना, नहीं तो जो बचा हुआ एसेट है वो भी ले जाऊंगा। अगर पार्शियल रिपोजेशन होता है, सबसे पहले हमें वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ता है वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस। जो गुड्स रिपोजेस किया गया उसका वैल्यू निकालो। ये वैल्यू हम हायर परचेज अग्रीमेंट के बेसिस पे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? हायर परचेज बेस एग्रीमेंट में बोला जाता है कि अगर आप गुड्स रिपोजेस करते हैं साल भर, 2 साल, 3 साल बाद, तो उसको हम लोग वैल्यू करेंगे बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 30%, 40%, 50%। तो जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आपको गुड्स का कॉस्ट पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स पता है जो इनिशियली आपने बेचा था, उससे आप जो डेप्रिसिएशन हायर परचेज अग्रीमेंट में बताया गया है वो माइनस करोगे, तो आपका वैल्यू ऑफ एसेट रिपोजेस्ड आ जाएगा। मान लीजिए 2 लाख रुपए का कैश प्राइस था जो एसेट रिपोजेस हो रहा है, और हायर परचेज अग्रीमेंट में लिखा है कि अगर गुड्स रिपोजेस किया गया तो हम 20% डेप्रिसिएशन हर साल का माइनस करके गुड्स को वैल्यू करेंगे। तो 2 लाख में 20% जितना साल एसेट हायर परचेजर के पास था माइनस करो, आपका वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड आ जाएगा। ये अग्रीमेंट के बेसिस पे, अग्रीमेंट के बेसिस पे ये वैल्यू सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा। अब ये वैल्यू पे गुड्स लेके जा रहा है हायर वेंडर, गुड्स लेके जा रहा है हायर वेंडर, एसेट लेके जा रहा है हायर वेंडर। तो हायर परचेजर क्या अकाउंटिंग करेगा? हायर परचेजर बोलेगा मेरे बुक से कुछ एसेट जा रहे हैं और मेरे एसेट जा रहे हैं, तो मैं अब हायर वेंडर को पेमेंट भी कम करूंगा, क्योंकि इन वैल्यू ऑफ गुड्स, इन गुड्स की जो वैल्यू थी अब मुझे उतना हायर वेंडर को पेमेंट नहीं करना है। तो हम एंट्री करेंगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेट, जो ये वैल्यू आया, टू एसेट अकाउंट, जो एसेट लेके चला गया वो मेरे को बुक से हटाना पड़ेगा। एसेट मेरी बुक्स में किस वैल्यू पे होता है? बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। अब बुक वैल्यू और ये जो वैल्यू है इसमें जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट या लॉस ऑन रिपोजेशन है, जो हम पीएल में डाल देंगे। मान लीजिए मेरे एसेट की बुक वैल्यू 2 लाख, वो टेक ओवर करके ले जा रहा है 1,60,000 में। 2 लाख की बुक वैल्यू का एसेट 1,60,000 में लेके जा रहा है, तो 40,000 का मेरा लॉस हो जाएगा।
तो मैं हायर वेंडर अकाउंट डेबिट करूंगा, लायबिलिटी कम करूंगा, किस वैल्यू से? जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की एज पर हायर परचेज अग्रीमेंट, जो गुड्स की वैल्यू होनी चाहिए। एसेट को मैं कम करूंगा, एसेट अकाउंट क्रेडिट करूंगा, जितना वो गुड्स लेके गया उसका डब्ल्यूडीवी। इस बार पूरा एसेट अकाउंट बंद नहीं होगा, मान लो 3 में से 2 मशीन लेके गया है, तो सिर्फ 2 मशीन का ये अमाउंट हम खत्म करेंगे एसेट अकाउंट से, हम पूरा अमाउंट खत्म नहीं करेंगे। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट करेंगे, जितना वो गुड्स लेके गया उसका वैल्यू, टू एसेट अकाउंट, जितना गुड्स लेके गया उसका बुक वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस होगा प्रॉफिट या लॉस ऑन रिपोजेशन। हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। अगर मैं आपको लेजर वाइज बताऊं, लेजर वाइज, तो सबसे पहले मेरे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट होगा, लायबिलिटी कम करनी है, टू एसेट अकाउंट, उसको एसेट अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे जो वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजिट है। फिर एसेट की बुक वैल्यू से उसको कंपेयर करेंगे, जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड करेंगे। लॉस होगा तो बाई पीएल, प्रॉफिट होगा तो 2 पीएल। तो मैं हायर वेंडर अकाउंट से जितना वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजिट है वो एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, फिर एसेट का प्रॉफिट लॉस निकाल के बैलेंस निकालूंगा। अब जो एसेट अकाउंट में बैलेंस बचेगा वो कौन सा एसेट का, जो एसेट मेरे पास पड़ा है, हायर परचेजर के पास पड़ा है, उस एसेट का आपका बुक वैल्यू दिखाई देगा। हायर वेंडर क्या करेगा, हायर वेंडर बोला मेरे पास गुड्स आया, तो गुड्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। हायर परचेजर से अब इतना पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि ये गुड्स मैंने उससे ले लिया, तो गुड्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। उसके बाद वो गुड्स पर खर्चा करेगा, गुड्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर उसको बेचेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोजिट। अगर कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में कुछ डिफरेंस है तो वो प्रॉफिट या लॉस पीएल में जाएगा। तो वो जो एसेट टेक ओवर कर रहा है वो एसेट को डेबिट करेगा और हायर परचेजर वाला डेटर कम कर देगा क्योंकि अब इतना रुपया वो नहीं देगा। तो गुड्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, गुड्स पे खर्चा करेगा, गुड्स को आगे बेच देगा। इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल रिपोजेशन। पार्शियल रिपोजेशन, पार्शियल रिपोजेशन अगर एग्जाम में देता है तो सबसे पहला काम जो करना है ये करना है, गुड्स रिपोजेट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। जो गुड्स हायर वेंडर लेके चला गया उन गुड्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है एज पर दी अग्रीमेंट। आपको क्वेश्चन में बताएगा नॉर्मल डेप्रिसिएशन परचेजर का 10% है, बट अगर रिपोजेशन हुआ तो हायर परचेज अग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग 30% पर डेप्रिशिएट करके वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग जो अग्रीमेंट में लिखा रहेगा उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन हर साल का माइनस करके गुड्स की वैल्यू निकालेंगे और उस गुड्स की वैल्यू के हिसाब से हम अपने बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे। क्लियर छे? ये मेरा हायर परचेज चैप्टर का जो लास्ट पार्ट, रीपोजेशन वाला पार्ट है वो है। एग्जाम में सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है कंप्यूटेशन वाले पार्ट से, कंप्यूटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे अगर पूछा जाएगा तो रीपोजेशन वाले पार्ट से, क्योंकि रीपोजेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं आपको इसका करा देता हूं ताकि अकाउंटिंग और रीपोजेशन दोनों आपका क्लियर हो जाए, और हम पार्शियल रीपोजेशन करेंगे ताकि हमारी सारी बात अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका सारा हटाता हूँ। ये एमटीपी वगैरह हम लोग क्लास में कर लेते हैं बोल के ये सारा मार्क किया हुआ है, अभी मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक पार्शियल रिपोजेशन पे। आइए हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं। मैं इसका सोल्यूशन आपको करवाता हूं सो दैट आपको पूरी अकाउंटिंग क्लियर हो जाए, पूरी अकाउंटिंग क्लियर हो जाए अच्छे से। ए ट्रांसपोर्ट परचेज फ्रॉम कैलकाटा मोटर्स 3 टेम्पोस कॉस्टिंग 50,000 ईच। 3 टेम्पो खरीदा, 50,000 ईच कॉस्ट है, कॉस्ट कैश प्राइस 50,000, तो 1.5 लाख रुपए का टेम्पो खरीदा। ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1121,
पेमेंट वॉज टू बी मेड 30,000 डाउन, 1.5 लाख में से 35,000 डाउन करना है, तो बचा 1,20 एंड रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 1,20 का 3 इंस्टॉलमेंट, 40 ऑन 31/12/21 22 23 टूगेदर विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%, इसके साथ इंटरेस्ट जोड़ लीजिएगा हर साल का। तो मेरे को पेमेंट कैसे करना है, 1,50,000 का 3 टेम्पो है, 30,000 रुपया डाउन, बचा हुआ 120, 3 इंस्टॉलमेंट में 40 और उसके साथ जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट जोड़ते जाएंगे 9% के हिसाब से। ए ट्रांसपोर्ट राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, अपने बुक्स में जो हायर परचेजर है वो 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज करता है डब्ल्यूडीवी से। इट पेड इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया, ठीक है, बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट ऑन 31 दिसंबर 22, पहला इंस्टॉलमेंट पे किया बट सेकेंड ईयर के एंड का इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया। कोलकाता मोटर अग्री टू लीव वन टेम्पो विद द परचेजर ऑन 31/12/22, एक टेम्पो छोड़ देगा, एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर 2 टेम्पोज अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, 3 में से 2 लेके जा रहा है, एक छोड़ रहा है, पार्शियल रिपोजिशन। The tempos were valued on the basis of 30% depreciation annually on WDV basis. जब अभी टेक ओवर हो रहा है, अभी वो रिपोजेस कर रहा है, तो उस समय वैल्यूएशन कैसे करेंगे, 30% डेप्रिसिएशन के हिसाब से, ये हायर परचेज अग्रीमेंट का वैल्यू। मेरे को बोल रहे हैं नेसेसरी अकाउंट्स बनाइए इन दी बुक्स ऑफ ए ट्रांसपोर्ट, ए ट्रांसपोर्ट यानी हायर परचेजर। अब हायर परचेजर के बुक्स में हम क्या क्या अकाउंट बनाएंगे सुनना, एक हम बनाएंगे एसेट अकाउंट यानी टेम्पोस अकाउंट, जो एसेट उसने खरीदा, एक हम बनाएंगे हायर वेंडर अकाउंट, जो उसको धीरे धीरे पेमेंट करना है। आइए शुरू करता हूं, एक मैं बना रहा हूं इन दी बुक्स ऑफ ए ट्रांसपोर्ट, इन दी बुक्स ऑफ ए ट्रांसपोर्ट, एक मैं बना रहा हूं टेम्पोज अकाउंट, एक मैं बना रहा हूं, ये मेरे को बनाना कितने साल का है, 3 साल का बनाना है ध्यान से। एक मैं बना रहा हूं कोलकाता मोटर्स अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, जो मैंने लोन लिया है, शुरू करते हैं आराम से। सबसे पहले टेम्पो खरीदा 1/1/21 को, 1/1/21 एसेट खरीदा, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, मैं केएम लिखूं टू कोलकाता मोटर्स, 50,000 का कॉस्ट है, 3 मोटर का, 3 टेम्पो का, 1,50,000, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अब हायर वेंडर में आ जाएगा बाई एसेट, बाई टेम्पोस, 1,50,000, ठीक है। अब सबसे पहले हमने डाउन पेमेंट किया, डाउन पेमेंट किया तो कोलकाता मोटर्स को पेमेंट किया, कोलकाता मोटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, 30,000 का पेमेंट कर दिया, बचा कितना, 1,20। अब इस पर पहला साल का इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है तो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, हायर वेंडर क्रेडिट हुआ तो मैंने लिखा बाई इंटरेस्ट, 1,20,000 पे, शायद 9% था, सॉरी शायद 9% था, 9%, यस 9%, 1,20,000 पे 9%, 10,800, पेमेंट भी कर दिया, हायर वेंडर टू बैंक। अब सुनना पेमेंट कैसे, जो 1,20,000 है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3, 40,000 प्लस इंटरेस्ट 10,800, प्लस इंटरेस्ट 10,800, तो 50,800, तो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा टू बैलेंस सीडी। अब कितना अमाउंट बचा, 1,50 प्लस 10,800 माइनस 30,000 माइनस 50,800, 80,000, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी 80,000। इधर एसेट पे नॉर्मल डेप्रीसिएशन बाई डेप्रीसिएशन, हमारे बुक्स में डेप्रीसिएशन है 20%, 20% डिमिनिशिंग बैलेंस, तो 1.5 लाख पे 20%, 30,000, बचेगा कितना, सॉरी ये 2021 होगा, हाँ 21 होगा, बाई बैलेंस सीडी बचेगा 1,20। नेक्स्ट ईयर 1/1/22 को टू बैलेंस बीडी 1,20,
इस साल भी हमने पूरा एसेट यूज किया पूरे एंड तक, तो बाई डेप्रीसिएशन 20%, WDV 24,000, एक 20 पे 20%, 24,000। इधर मेरा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा मैं पूरे साल का बाई इंटरेस्ट। अब 80,000 पे 9%, जो बचा हुआ अमाउंट है उस पे 9%। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे इंटरेस्ट निकलता है, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे 9%, 7,200। अब मेरे को पेमेंट करना था 40,000 प्लस 7,200, 47,200, बट मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया, तो मैं यहां टू बैंक नहीं लिख सकता क्योंकि मैं ये पेमेंट नहीं कर पाया। क्योंकि मैं पेमेंट नहीं कर पाया, उन्होंने क्या किया, मेरा एसेट उठा लिया, एसेट उठा लिया, दो टेम्पो लेके चले गए। तो मेरे को अब निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट, वैल्यू ऑफ टू टेम्पोस, वैल्यू ऑफ टू टेम्पोस रीपोसेस्ड, जो दो टेम्पो लेके गए उनका वैल्यू एज पर अग्रीमेंट, एज पर अग्रीमेंट। तो कॉस्ट ऑफ टू टेम्पोस 50,000 इंटू 2, 1,00,000। अग्रीमेंट में बोला 30% का डेप्रीसिएशन लीजिएगा, 30% का डेप्रीसिएशन, 30% एनुअल। तो 1,00,000 से पहला साल का 30%, 30,000, बचा 70,000। फिर दूसरा साल का डेप्रीसिएशन 30%, क्योंकि 2 साल वो यूज कर लिया है, 21,000, बचा 49। तो मेरा वैल्यू निकल गया एज पर अग्रीमेंट 49,000। ये 49,000 पे वो एसेट ले गया, मतलब वो बोल रहा है दो टेम्पो मेरे के दो, मैं अपनी लाइबिलिटी 49 से कम कर दूंगा, बस 49 से ही लाइबिलिटी कम करूंगा, यही वैल्यू मानूंगा मैं। तो 49,000 से वो लाइबिलिटी कम कर देगा और मेरे दो टेम्पो ले जाएगा। अब लाइबिलिटी कम करेगा तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट कर दूं, यहां पे मैं लिखता हूं 31/12, टू टेम्पोस, वो टेम्पो लेके जा रहा है 49,000। टू बैंक की जगह टू टेम्पोस, वो दो टेम्पो लेके चला गया, तो मैंने टू बैंक लिखने की जगह टू टेम्पो लिख दिया। कोलकाता मेट्रो अकाउंट डेबिट टू टेम्पो, वो टेम्पो लेके चला गया, कितना में 49,000। तो यहां पे आ गया बाई कोलकाता मोटर्स, वो लेके चला गया 49,000 में। अब ये जो वो दो टेम्पो मेरा लेके गया 49,000 पे, इस पर मेरा प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, ध्यान से। प्रॉफिट और लॉस ऑन रीपोजेशन, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीपोजेशन, वर्किंग नोट, मेरा बुक वैल्यू ऑफ टू टेम्पोस, बुक वैल्यू ऑफ टू टेम्पोस ऑन 31 December 2022। बुक वैल्यू ऑफ टू टेम्पो, दो टेम्पो का बुक वैल्यू क्या है, सुनना। मेरा तीन टेम्पो का बुक वैल्यू है 1,20 माइनस 24,000, 1,20 माइनस 24, 96,000। तीन टेम्पो का वैल्यू मेरे बुक्स में आज के दिन है 96,000। तो 96,000 अगर तीन टेम्पो का वैल्यू है, तो दो टेम्पो का कितना, बाई 3 इंटू 2, 64,000। आप ये ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो ऐसे निकाल लो। दो टेम्पो का कॉस्ट कितना था, 1,00,000 रुपया। बुक्स में हम डेप्रिसिएशन 20% करके दे रहे हैं, तो पहला साल का 20%, 20,000 बचा 80, फिर 20%, 16,000 बचा 64। आप वैसे भी 1,00,000 से 20% करके निकाल सकते हो, ऐसे भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। तीन टेम्पो का मेरे बुक्स में वैल्यू 96,000 है, तो दो टेम्पो का वैल्यू 64। अब 64 का टेम्पो, वैल्यू ऑफ टू टेम्पोज रीपोजेस्ड, वो कितने में लेके गया, कितने में लेके गया, 49,000। 64 का टेम्पो लेके गया, बट मेरी लाइबिलिटी 49 से ही कम हुई, तो मेरा लॉस है, लॉस लॉस हो गया 64 माइनस 49, 64 माइनस 49, 15,000। 15,000 का हमें लॉस हो गया। 49,000 का 49,000 पे वैल्यू करके वो मेरा दो टेम्पो ले गया, जिसकी मेरी बुक वैल्यू 64,000 है। तो यहां पे मेरा लॉस आ जाएगा बाई पीएल 15,000। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं बाई बैलेंस सीडी। अगर ये बैलेंस निकालोगे तो ये बैलेंस आ जाएगा 32,000, 32,000। सर 32,000 कैसे, अब मेरे पास एक ही टेम्पो बाकी है। अगर 96,000 था तीन टेम्पो का वैल्यू, तो एक टेम्पो का वैल्यू कितना होना चाहिए, 32, तो वो 32 आ जाएगा। और यहां बचेगा टू बैलेंस सीडी, 87,200 माइनस 49,000, 38,200, 38,200। मुझे तीसरे साल का भी बनाने बोला है, तो तीसरे साल में कुछ नहीं, इंटरेस्ट जोड़ो, पेमेंट कर दो, 38,200
बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऐड कर लेता हूं 9% के हिसाब से, इंटू 9%, 3438। टू बैंक, पेमेंट कर दो। मैं मान रहा हूं तीसरा इंस्टॉलमेंट वो पेमेंट कर दिया, 41638। तो ये खत्म हो गया। तो वो इंटरेस्ट जोड़ा 9% से और पेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट जोड़ा 9% से और वो पेमेंट कर दिया। और एसेट में कुछ नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो नॉर्मल जैसे करते हैं। टू बैलेंस बीडी 32, इस पर मेरे बुक्स के हिसाब से 20% डेप्रिसिएशन, 20%, 6400। बचेगा बैलेंस सीडी 25,600। तीसरा साल का अकाउंटिंग इजी है क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं है, खाली डेप्रिसिएशन और जो पेमेंट करना है इंटरेस्ट जोड़ के। मेन है ये रीपोजेशन वाला काम। वो वैल्यू रीपोजेस किया कितने में, 49, जबकि बुक वैल्यू कितना था एसेट का, 64। तो 64 का एसेट ले गया, लाइबिलिटी सिर्फ 49 से कम हुई, तो 15,000 का लॉस हो गया। आप चाहो तो ये आंसर यहां से रिव्यू कर सकते हो। टेम्पो के अकाउंट में आपका 32,000, 6,400, 25,600, ये 15,000 का आपको लॉस दिखाई देगा, लॉस ये सब दिखाई देगा। आप कोलकाता मोटर के अकाउंट में जाओगे तो पहला साल 80,000 बैलेंस, फिर 80 पे 7200, 49 माइनस होके 38,200, फिर 38,200 पे 3438 का इंटरेस्ट और पेमेंट हो गया 41,638। यही आंसर आपको नीचे दिख जाएगा, बट मैं आंसर चेक करवाने के पक्ष में नहीं रहता। मैं चाहता हूं हर बच्चा आंसर खुद से ट्राई करे। यहां पर हायर परचेज जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वो सारा मैंने कंप्लीट कर दिया। सबसे ज्यादा कंप्यूटेशन से क्वेश्चन आते हैं, वो अच्छे से कर लेना। कैश प्राइस निकालना, इंटरेस्ट निकालना, टेबल बनाना, प्रेजेंट वैल्यू वाला सीख लेना, एक बार देख लेना। और नंबर 2 रिपोजेशन से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपने अच्छे से देखा हो तो जरूर मुझे बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड मैनिफेस्टिंग यू ऑल विल क्लियर द जून 26 एग्जाम। अगर आपके भी मन में ये एकदम जज्बा है तो कमेंट में लिखना, सर वी विल क्लियर इन जून 26। थैंक यू सो मच, बाय बाय।